दोस्तों आप लोग काफी वेट कर रहे थे कि सर हमारे पॉलिटिकल साइंस में अभी भी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है और हमारा 16 दिसंबर को हमारा एग्जाम है। तो मेरे दोस्तों मैं चाह रहा हूं कि सबसे पहले मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि मेरे दोस्तों आप अच्छी तरह से इसको स्टडी करके अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर वीडियो का बिना स्किप किए देखेंगे ना तो पूरा का पूरा आपके माइंड में मैं आप लोगों को घुसाने की कोशिश करूंगा और आपको एक भी क्वेश्चन रट्टा लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। चलिए मेरे दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले हमारा क्रैश कोर्स जो है मेरे भाई स्टार्ट हो चुकी है। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो जल्दी से हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर ले, और जो ज्वाइन कर चुके हैं वह सुबह को 7 बजे और शाम को 6 बजे हमारे साथ प्रतिदिन जुड़े रहे सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एक एक क्वेश्चन को नजर कर रख के हम लोग को तैयारी करना है। पहला क्वेश्चन, भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? भारत ने, याद रखिएगा, दूसरा परमाणु परीक्षण कहां किया था? तो बताएंगे मेरे भाई, याद रखना है। पहला परमाणु परीक्षण, सॉरी दूसरा परमाणु परीक्षण जो हमारा क्या था, 11 मई, डेट याद रखिएगा, 1998 को राजस्थान के पोखरण में। याद रखना भाई, पहला कहां किया था? तारापुर में। तारापुर में, याद रखिएगा। पहला परीक्षण कहां हुआ था मेरे भाई? तो बताएंगे सर तारापुर में। ठीक है, लेकिन अगर आपसे दूसरा परीक्षण पूछा जाएगा तो चिल्ला चिल्ला के बताएंगे सर दूसरा परीक्षण क्या था? 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण जिले में। क्वेश्चन है सर ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? यह भी क्वेश्चन आपके पेपर में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का आएगी। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है भाई? बड़ी तगड़ा तरीके से समझा रहा हूं, सुनिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना द्वारा 1 से 8 जून 1984 को अमृतसर यानी पंजाब स्थित हरि मंदिर साहिब परिसर को खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए चलाया गया एक अभियान था। अब नहीं समझ में आया सर ये क्या है? मेरे भाई, अमृतसर में एक मंदिर है, सुनिए देहाती भाषा में, अमृतसर में एक मंदिर है जिसका नाम है हरि मंदिर। ठीक है, अब कुछ लोग आए वहां पे और कहा कि मुझे यहाँ पे शरण चाहिए। कुछ लोगों ने कहा यहाँ पे मुझे शरण चाहिए, यानी मुझे रहने दिया जाए। ठीक है, तो हमारे जो पंजाबी लोग थे उन्होंने कहा, सिख लोग जो थे उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप अगर रहना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आकर रहिए। मेरे दोस्तों जैसे दिन बीतते चले गए, आज एक महीना, 2 महीना, 3 महीना, जैसे जैसे दिन बीतते चले गए ना, तो लोग क्या करते थे, जिनको वहां पे शरण दिया गया था, जिनको वहां पे रहने के लिए दिया गया था, वो मेरे भाई हथियार का सप्लाई कर रहे थे। क्या कर रहे थे? हथियार का सप्लाई कर रहे थे। अब सिख लोगों को लगने लगा कि ये तो मंदिरों के अंदर में हमारा औजार कहां से आ रही है, मंदिरों के अंदर में इतने बड़े बड़े बॉम्ब बारूद कहां से आ रही है। मेरे दोस्तों जब उनको निकलने के लिए कहा गया, जब जो वो कहा कि हम लोग नहीं निकलेंगे मंदिर से, तो मेरे दोस्तों खालिस्तान जो हमारे थे, सिख लोग थे, उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। इससे मंदिर में काफी नुकसान हुई, जिसका दुख आज भी सिख लोगों को होती है अमृतसर के हरि मंदिर में। इसी के वजह से जब उन लोगों को हटाने के लिए जब अभियान चलाया था, जब कोई योजना बनाई थी, उस योजना का नाम था हमारा ब्लू स्टार। याद रखिएगा, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लेंगे ना। चलिए सर, लेकिन हाँ डेट याद रखिएगा, डेट था हमारा 1984 को। दलित पैंथर्स, ये 3 मार्क्स का आएगा बाबू, याद रखिएगा। दलित पैंथर्स क्या है भाई? यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन आती है कि आखिर हमारा यहाँ पे दलित पैंथर्स क्या है। सुनिएगा मेरे शेरों शेरनियों, दलित पैंथर्स महाराष्ट्र के दलित युवाओं का एक संगठन है। दलित पैंथर्स क्या है? महाराष्ट्र के दलित युवा जो मेरे दोस्तों जिस पर अत्याचार हो रही थी, क्या हो रही थी भाई? अत्याचार हो रही थी, उन पर एक संगठन बनाया गया जिसको हम लोग युवा संगठन के नाम से जानते हैं। इसका गठन 1972 में किया गया था। अब इसका जो गठन है, इसकी जो गठन किया गया था ना 1972 में, कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 1972 में। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था जातिवाद, छुआछूत और इन आधारों पर होने वाला अत्याचारों के खिलाफ लड़ना। अच्छा, हम सभी को पता है जो हमारा भीमराव अंबेडकर है ना, वह बिल्कुल मेरे भाई एक दलित व्यक्ति है। यस यू नो। अब मेरे भाई जब वह दलित व्यक्ति है और उससे जब हम लोग जात पात भेदभाव करेंगे, घिन करेंगे, तो वो लोग भी तो इंसान ही है भाई, वो लोगों के अंदर भी तो मानवता है ना भाई। तो वो लोग के अंदर में जो इतनी भावनाएं जागी कि आखिर हम भी इंसान है, आपको जिसने बनाया उसने हमें भी बनाया है, तो फिर ये जात पात क्यों बांट रहे हो आप लोग, ये हमसे घृणा क्यों कर रहे? तो दलित लोग जो थे उन्होंने मेरे दोस्तों इसके विरुद्ध में एक मोर्चा खोल दिया। क्या कर दिया? एक आंदोलन छेड़ दिया, जिसका नाम था हमारा दलित पैंथर्स आंदोलन। 1972 में कहा कि यार हमारे साथ ये क्यों अन्याय हो रही है, आखिर हम भी तो इंसान है। क्या है भाई?
हम भी तो इंसान हैं। इसी छुआछूत जातिवाद को आधार मानते हुए अत्याचार को बचाने के लिए इसके खिलाफ में कर दिया एक लड़ना, और भारतीय संविधान में इन कुरीतियों को दूर करने के लिए विभिन्न प्रावधानों, सरकारी नीति और कानूनों का लागू करना था। अब सरकार से उन लोगों का मांग था कि हम भी इंसान हैं, हमें भी उतना ही अधिकार दिया जाए जितना और लोगों को आप दे रहे हैं। इसी के विरोध में मेरे दोस्तों एक दलित पैंथर्स नामक संगठन चलाया गया था। उम्मीद करते हैं समझ के आ गया होगा। किस वर्ष भारत के किस राज्य में ताड़ी विरोध आंदोलन शुरू हुआ था? तो 1992 में सितंबर अक्टूबर माह में आंध्र प्रदेश राज्य में ताड़ी विरोधी आंदोलन चलाया गया था। कौन सा आंदोलन भाई? ताड़ी विरोधी आंदोलन चलाया गया था। कहां पे? आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। ताड़ी विरोधी आंदोलन कहां चला गया था? तो बताएंगे सर आंध्र प्रदेश में। कब? तो बताएंगे 1992 में। अगला क्वेश्चन पाते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि 1975 में आपातकाल की घोषणा भारत के किस राष्ट्रपति ने किया है? और इससे भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं 5 मार्क्स वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो एक बार आप लोग जल्दी से फटाफट आप लोग सारा बंदा मिलकर कमेंट करें। मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो 5-5 मार्क्स का आने वाला है वो सारा क्वेश्चन आप लोगों को मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। 1975 में आपातकाल की घोषणा भारत के किस राष्ट्रपति ने किया था? 1975 में आपातकाल की घोषणा हमारा, याद, राष्ट्रपति का नाम पूछा जाएगा तो फखरुद्दीन अली अहमद, याद रखना भाई, फखरुद्दीन अली अहमद। भारत के 2 राष्ट्रपति, एक डॉक्टर जाकिर हुसैन और एक हमारा फखरुद्दीन अली अहमद, जिसकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको कब स्थापना किया गया था भाई? तो बताएंगे सर 1976 में। इसकी याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये कब लागू किया गया था? तो 1976 में। इसमें याद रखिएगा 4 शब्दों को जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष, याद रखिएगा, मानवतावादी, 4 शब्दों को इसमें जोड़ा गया था, ठीक है, इसको भी ख्याल रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो आपातकाल की घोषणा किया गया था, याद रखिएगा मेरे शेरों शेरनियों, क्या बताएंगे? 352 में। याद रखिएगा आपातकाल की घोषणा कब किया गया था? याद रखना है 352 में, ठीक है। और आर्टिकल कर लेना है 352, 356 और 360। ये भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, लेकिन मेरे दोस्तों ये बहुत बार लग चुकी है। आपातकाल, भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो हम पता है मेरे भाई, पूरा डेट याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूरा डेट ही पूछेगी। 23 जून 1975 को, क्या बताएंगे मेरे भाई? 23 जून 1975 को। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में? तो बताएंगे सर इंदिरा गांधी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? इंदिरा गांधी के शासनकाल में, ठीक है। भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हमारा मोरारजी देसाई हो जाएगा। क्या होगा दादा? बताएंगे सर मोरारजी देसाई। मर गया देसाई यानी मोरारजी देसाई। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का आएंगे। ताशकंद समझौता कब और किसके बीच हुई थी? जो हमारा ताशकंद समझौता है कब और किसके बीच हुई थी? तो बताएंगे सर ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को हुई थी। कब हुई थी भाई? याद रखिएगा 10 जनवरी 1966 को हुई थी हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच में। याद रखना है ताशकंद समझौता एक शांति समझौता था। ताशकंद समझौता जो था ना भाई, याद रखिएगा ये बिल्कुल शांति समझौता थी। जो हमारा ताशकंद समझौता है यह बिल्कुल एक शांति समझौता था। इस समझौते के अनुसार यह तय हुआ, इस समझौते के अनुसार यह तय किया गया कि भारत और पाकिस्तान अपने शक्ति का प्रयोग एक दूसरे के खिलाफ नहीं करेंगे। आप सभी को पता है मेरे भाई कि हमारा भारत और पाकिस्तान एक दूसरे का दुश्मनी देश है। अब 1966 में यह तय किया गया कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने झगड़ों को शांतिपूर्वक ढंग से तय करेंगे। और अगर हम दोनों देशों के बीच में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, अगर हम दोनों देशों के बीच में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, तो मेरे दोस्तों ऐसे विवादों को हम लोग आपस में मिलजुल कर बैठकर हम सभी को, याद रखेगा, इन विवादों को निपटारा करना है। याद रखना मेरे भाई, बहुत ही तगड़ा तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया है, ठीक है। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि ताशकंद समझौते के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इजीली से कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्वेश्चन ऐसे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के विदेशी नीति का उद्देश्य बताइए। ये भी क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा। नेहरू जी, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विदेश नीति की शुरुआत किसने किया था। जो हमारा विदेश नीति थे भाई, इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने किया था?
तो कान खोल के सुन लीजिए मेरे दोस्तों, इसकी शुरुआत किया था हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन इसका कुछ नीति थी भाई। क्या पहला नीति था? संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, यानी अगर मान के चले हम किसी भी देश के साथ संघर्ष कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है मेरे भाई कि उस देश को नस्तो नाबूद कर देंगे, हम अपने संप्रभुता को बचाए रखेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट था सर क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। और हमारे जो क्षेत्र की अखंडता है, जो बिना दोस्तों यहाँ पे मान के चलिए अखंडता का मतलब कहीं भी झगड़ा वगैरह नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर उसमें झगड़ा कर दे, ये खंडन हो गया, लेकिन झगड़ा वगैरह ना हो उसको अखंड कहा गया। तो क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, तेज गति से आर्थिक विकास करना। और तेज गति से हम जब आर्थिक, याद रखिए, विदेशी नीति अपनाएंगे ना तो चीन हमारे साथ, हम चीन के साथ जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो नए नए सामान को उत्पादन करेंगे। चीन के सामान भारत के बाजार में, भारत का सामान चीन के बाजार में जब बेचेंगे ना, बैठेंगे ना, उसके बाद जब अर्निंग होगा, इससे देश की प्रगति होगी। इससे क्या होगा मेरे शेर शेरनियों? तो बताएंगे दादा रे, इससे हमारे देश में क्या होगी बाबू रे? प्रगति होगा। क्या होगा? प्रगति होगा। ठीक है। भारत की विदेश नीति पर देश के पहले प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही था। याद रखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम विदेश मंत्री हमारा याद रखिए जवाहरलाल नेहरू। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन, विदेश नीति से आप क्या समझते हैं? 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा भाई, विदेश नीति से आप क्या समझते हैं? कितना सिंपल है भाई। जब एक देश विभिन्न देशों से अंतरराष्ट्रीय संगठन, यानी मान के चलिए हमारा इंडिया है भाई, ठीक है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ भूटान है, यहाँ नेपाल है, बहुत सारे देश है। यहाँ पे मान के चलिए मेरे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ ब्रिटेन है, कुछ भी है। तो वही जब एक देश विभिन्न देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों तथा आंदोलनों और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जिन नीतियों को अपनाता है उन्हें ही हम बोलते हैं विदेश नीति। मेरे भाई मान के चलिए कि भारत को विकास करना है तो भारत इन सारे देशों के साथ कॉम्बिनेशन करेगी। याद रखिएगा, अगर मान के चलिए मुझे नेपाल का विकास करना है तो मेरे दोस्तों जो हमारा नेपाल है इन सारे देशों के साथ क्या करेंगे? मिलजुल कर काम करेगी। मान के चलिए मेरे भाई अगर चाइना के साथ विकास करना है तो चाइना, याद रखिएगा, चाइना के साथ विकास करना है तो चाइना इन सब देशों के साथ कॉम्बिनेशन करेगी। कॉम्बिनेशन करके मेरे दोस्तों सारे माल को अपने बाजार में बेचेगी और विदेशी सामान को खरीद कर वो अपने बाजार में बेचेगी और अपने सामान को बेचकर मेरे दोस्तों वो विदेशी सामान में जाकर बेचेंगे, अपने सामान को वो विदेश के बाजार में जाकर बेचेंगे। साथ ही साथ अगर कोई भी आंदोलन होती है तो मेरे दोस्त मान के चलिए चीन पर कोई बाहरी देश आकर आक्रमण कर दिए तो जितना भी चीन के साथ विदेश, जो जितना भी विदेशी आपके साथ है, विदेश नीति जो जितना भी देश ने अपना है चीन के साथ, मेरे दोस्तों वह चीन के साथ सारे दोस्त मिलकर इसका सामना करेंगे। समझ में आया? अपने भाषा में लिखने की कोशिश कीजिए, मजा आ जाएगा भाई अपने भाषा में लिखोगे तो। ठीक है, आइए बात करते हैं सर श्वेत क्रांति क्या है। हरित क्रांति की सबसे पहला तो क्वेश्चन याद रखिएगा कि हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई है। पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, हरित क्रांति की शुरुआत जो है मेरे भाई याद रखिएगा 1960 के दशक में हुई है। इसमें बताया गया था कि बीज से कैसे हम लोग डेवलपिंग करेंगे, किसान को कैसे बीज से प्रॉफिट होगी वो बताया गया था। ठीक है, तो 1960 के दशक में याद रखिएगा शुरुआत हुआ था। हरित क्रांति का जनक अगर भारत में पूछा जाएगा तो डॉक्टर एस.एम. स्वामीनाथन। अगर हरित क्रांति का जनक अगर पूरे विश्व में पूछा जाएगा मेरे दोस्तों तो बताएंगे सर याद रखिएगा डॉक्टर बोरलॉग। ठीक, तो हरित क्रांति की भारी सफलता देखने के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की जिसे श्वेत क्रांति के रूप में जाना जाने लगा। अब मेरे दोस्तों हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुई। अब भारत के लोगों को लगने लगा, भारतीय सरकार को लगने लगा कि हरित क्रांति से हमारे देश आगे बढ़ने वाला नहीं है। अब कोई और क्रांति लेकर आए, कोई और क्रांति लेकर आए ताकि हरित क्रांति के साथ मिल मिलकर हमारे विकास करे। तो मेरे दोस्तों सरकार ने लाया हमारा श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति के संबंध किससे भाई? तो दुग्ध उत्पादन से। याद रखिए किससे भाई? दुग्ध उत्पादन से। किस तरह से हम दूध में प्रॉफिट कराएं, दूध में किसानों को कैसे मेरे दोस्तों भैंस में कौन सा इंजेक्शन लगाएं कि वो ज्यादा से ज्यादा दूध का उत्पादन करे। ठीक है, वही कह रहा है कि हरित क्रांति की भारी असफलता देखने के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की जिसे श्वेत क्रांति के रूप में जाना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। सिंपल से बनता है भाई। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन है योजना आयोग क्या है भाई? याद रखिएगा मोदी ने इसी योजना आयोग का नाम बदल कर दिया है नीति आयोग। नीति आयोग 1 जनवरी 2000
2015 को लागू हुआ था, याद रखिएगा। 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग का नाम, इसका अध्यक्ष कौन होता है पहले ये जान लीजिए। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है, पहले ये जान लीजिए, ठीक है। तो भारत के स्वतंत्रता होते ही योजना आयोग के अस्तित्व में आया। भारत जैसे स्वतंत्रता हुई, भारत की स्वतंत्रता होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आया। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा की गई है। याद रखिएगा, ये हमारा भारत सरकार जब हमारे देश आजाद होती है, जब हमारे संविधान लागू होती है, उस समय देश में यह निर्णय लिया जाता है कि कोई योजना लागू किया जाए ताकि उस योजना के माध्यम से हमारे देश को प्रगति मिले। तो मेरे दोस्तों, लोगों ने सोचा चलिए भाई योजना आयोग की गठन किया जाए। कौन सी आयोग की भाई? योजना आयोग की गठन किया जाए। तो 1950 में फाइनली हमारा योजना आयोग के गठन में भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा की गई। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता अपनाएगा यह फैसला करने के लिए इस संस्था में प्रभावशाली भूमिका निभाती है। यानी भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता अपनाएगी ये हमारे बताता है कौन? योजना आयोग, जिसका अध्यक्ष होता है हमारा कौन? तो बताएंगे सर हमारा देश के प्रधानमंत्री। बात करते सर अगला, बॉम्बे प्लान क्या है भाई? याद रखिएगा, यहीं से मैं आप लोगों को अगला वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो कितना बंदा चाहते हैं कि सर आप जल्दी से बताइए, हम लोग तैयार है। तो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।